Hello guys, we have already discussed the important functions of eyes. Okay, हमने उसे पढ़ा था अकोमोडेशन. ओके, अकोमोडेशन किससे मिलता था? लेंस, जो कि फोकल लेंथ को एडजस्ट करता था. अब इसमें यही देखेंगे कि फोकल लेंथ को एडजस्ट कैसे किया जाता है. एक्चुअली टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द आई डिफेक्ट, कि आई डिफेक्ट्स कौन कौन से होते हैं. ओके, कौन कौन सा लेंस यूज़ किया जाता है आई डिफेक्ट्स को दूर करने के लिए. जैसे किसी को पास का दिखाई देता है तो किसी को दूर का दिखाई देता है. किसी को एजिंग के साथ उसको रिकमेंड किया जाता है. जैसे किसी की 40 की एज हो जाती है तो उसको रिकमेंड किया जाता है. तो हम ही देखेंगे आई डिफेक्ट्स के बारे में. अब हम देखेंगे मायोपिया. व्हाट इज़ मायोपिया? मायोपिया क्या है? मायोपिया इज़ वी कैन से नियर साइटेडनेस और शॉर्ट साइटेडनेस. नियर साइटेडनेस का मतलब क्या होता है कि फोकस रेटिना पर फोकस नहीं होता. एक्चुअली जो नॉर्मल आइज़ होती हैं उसका जो इमेज बनती है वो डायरेक्टली रेटिना पर बनती है. अगर रेटिना पर नहीं बनेगी, अगर रेटिना से पहले बनेगी या रेटिना से दूर बनेगी तो वो आई डिफेक्ट होगा. कहाँ पर रेटिना से पहले बन रही है? देखो, यहाँ रेटिना से पहले बनती है, यहाँ रेटिना से पहले मिल रही है. तो इसका मतलब ये कौन सा रोग है? नियर साइटेडनेस और शॉर्ट साइटेडनेस. रेटिना से पहले मिल रही है. तो इसमें क्या सिम्टम्स होते हैं, कैसा दिखाई देता है? इसमें क्या दिखाई देता है, जो पास की आई साइट होती है वो तो सही होती है. पास का ऑब्जेक्ट तो हम ठीक से देख सकते हैं, लेकिन फार ऑब्जेक्ट को हम ठीक से नहीं देख सकते. तो डिफ्रैक्टिव विजन क्या है? फार ऑब्जेक्ट, मतलब इसके में दूर की आंखें वीक होती हैं. पास का हमें ठीक दिखाई देता है बिकॉज ये रेटिना से पहले मिल रहा है. ठीक है, और हमें दूर का दिखाई नहीं देता है इसमें. तो इस रोग को दूर करने के लिए क्या यूज़ किया जाता है? कॉनकेव लेंस का यूज़ किया जाता है. कौन से लेंस का यूज़ किया जाता है? कॉनकेव लेंस का यूज़ किया जाता है. जिससे क्या होगा कि ये लाइट रेज को सीधे रेटिना पर फोकस करेगा. इसे कहते हैं पावर ऑफ अकोमोडेशन, कि मतलब लेंस को एडजस्ट करना है सीधे फोकल लेंथ को सीधे एडजस्ट करता है रेटिना पर. ओके, तो इसके लिए लेंस का यूज़ किया जाता है. कौन से लेंस का यूज़ किया जाता है? कॉनकेव लेंस का. कौन से रोग में? नियर साइटेडनेस में. नियर साइटेडनेस क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें कहाँ पर इमेज बनती है? रेटिना से पहले बनती है. इन फ्रंट ऑफ रेटिना से पहले बनती है. इसमें दूर की चीज़ें दिखाई नहीं देती. ओके, अब हाइपरमेट्रोपिया, इसमें क्या है? इसमें पास की चीज़ें दिखाई नहीं देती. जैसे कि सुई में धागा डालना है तो उसके लिए उसके लिए प्रॉब्लम क्रिएट होती है. ओके, जिस बुक्स पढ़ने में प्रॉब्लम होती है, प्रिंटेड वर्ड पढ़ने में प्रॉब्लम होती है, जो पास की चीज़ें होती है. तो ऐसे रोग को क्या वो बोलते हैं? हाइपरमेट्रोपिया. इसे लॉन्ग साइटेडनेस और फार साइटेडनेस कहते हैं. लॉन्ग साइटेडनेस और फार साइटेडनेस क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें जो इमेज बनती है वो कहाँ बनती है? रेटिना के पीछे बनती है, बिहाइंड द रेटिना बनती है. इसलिए इसे कहते हैं लॉन्ग और फार साइटेडनेस. कहाँ बनती है? बिहाइंड द रेटिना बनती है. बिहाइंड द रेटिना बनने की वजह से क्या होगा? दूर का तो देख सकते हैं इजीली, दूर का तो क्लियर देख सकते हैं, लेकिन हमें पास का दिखाई नहीं देता. तो इस रोग को दूर करने के लिए कौन से लेंस का यूज़ किया जाता है? कॉन्वेक्स लेंस का. कौन से लेंस का यूज़ किया जाता है? कॉन्वेक्स लेंस का. कॉन्वेक्स लेंस लगाने पर क्या होगा कि ये सीधा इमेज कहाँ बनाएगा? रेटिना पर बनाएगा. ये होता है नॉर्मल विजन. दिस इज नॉर्मल विजन एंड दिस इज डिफेक्ट विजन. ओके, ये रेटिना के पीछे बन रहा है, रेटिना से दूर बन रहा है, तो इसलिए हम इसे कहते हैं फार साइटेडनेस और लॉन्ग साइटेडनेस. इसमें क्या होगा? पास की चीज़ें दिखाई नहीं देंगी, पास की ऑब्जेक्ट्स दिखाई नहीं देंगी. ठीक है, अब एक और डिफेक्ट होता है प्रेसबायोपिया. प्रेसबायोपिया में क्या है कि एजिंग के साथ रिकमेंड किया जाता है. आपने देखा होगा कि डॉक्टर के पास आते हैं जो अडल्ट स्टेज में 40 की एज हो जाती है, 40 से ऊपर की एज वाले पर्सन जाते हैं. उनको कभी ना तो प्लस का ना तो नियर साइटेडनेस होता है और ना ही उन्हें फार साइटेडनेस होता है. लेकिन वो डॉक्टर के पास आते हैं कि हमें ये प्रॉब्लम हो रही है, हमें बुक पढ़ने में प्रॉब्लम हो रही है.
एक अडल्ट के साथ जो रोग होता है उसे हम कहते हैं प्रेसबायोपिया। ये देखो, ये बुक्स प्रिंटेड वर्ड्स को ऐसे दूर करके थोड़ी डिस्टेंस से ही बुक्स पढ़ता है, जबकि अगर ये पास लेकर जाए तो ये प्रिंटेड वर्ड को इसको ब्लर ही दिखाई देते हैं। कैसे दिखाई देते हैं? ब्लर ही दिखाई देते हैं, धुंधले धुंधले दिखाई देते हैं। तो इस रोग को हम क्या कहते हैं? प्रेसबायोपिया। ओके, इसमें क्या है, आई लेंस की फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाती है। ओके, तो ये क्या है? डिफ़िकल्टी रीडिंग द स्मॉल प्रिंटिंग, हेडेक एंड द आई स्ट्रेन। तो इसको कौन से लेंस से दूर किया जाता है? कॉन्वेक्स लेंस। कौन से लेंस से दूर किया जाता है? कॉन्वेक्स लेंस, क्योंकि ये प्रिंटेड वर्ड को पढ़ने में, पास की चीज़ों को देखने में प्रॉब्लम होती है और पास की चीज़ें कैसी दिखाई देती है? ब्लरी दिखाई देती है, क्लियर ऑब्जेक्ट नहीं होती। अब हम पढ़ेंगे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के बारे में। ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ये क्या होता है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन डेंस मीडियम टू द रेयर मीडियम। डेंस मतलब कि पानी और रेयर मीडियम मतलब कि एयर। जैसे कि हम देख सकते हैं, सपोज ये वाटर है और ये एयर। ओके, इसमें क्या होगा? अपोजिट रेज रिफ्लेक्ट होगी। जैसे कि एक रेज जाती है, पहले रेज जाती है, ठीक है, रेज जाती है। ये क्या है? एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये एंगल ऑफ द इंसिडेंस, ये एंगल ऑफ द इंसिडेंस ये क्या करेगा? ये रिफ्रैक्ट होगा। क्या होगा? रिफ्रैक्ट होगा। डेंस मीडियम से, अगर डेंस मीडियम से रेयर मीडियम में जाएगा तो ये क्या होगा? रिफ्रैक्ट होगा। फिर ये अगर हम इसको और दूर लेकर जाएंगे तो ये और ज़्यादा रिफ्रैक्ट होगा। अगर हम इसको और दूर लेकर जाएंगे तो और ज़्यादा रिफ्रैक्ट होगा। अगर हम इसको और दूर लेकर जाएंगे तो ये 90 डिग्री के एंगल पर आ जाएगा। कौन से एंगल पर आ जाएगा? ये 90 डिग्री के एंगल पर आ जाएगा। ओके, 90 डिग्री के एंगल पर जो फिनोमिना बनता है लाइट का, उसे हम कहते हैं क्रिटिकल एंगल। क्या बोलते हैं उसे हम? क्रिटिकल एंगल। और अगर हम इसको और दूर ले जाते हैं तो ये क्या होगा? ये किसको क्रॉस कर लेगा? वापस डेंस मीडियम में आ जाएगा। तो ये क्या है? ये रिफ्रैक्शन है या रिफ्लेक्शन है? रिफ्लेक्शन क्या होता है? बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट। दिस इज अ बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट। दिस इज नॉन एज द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ओके, हम देख सकते हैं जैसे इमेज में, जैसे डेंस मीडियम टू रेयर मीडियम, देन इसको थोड़ा और दूर लेकर गए तो ये क्या बना? 90 डिग्री का एंगल बनाया। क्या बनाया इसने? 90 डिग्री का एंगल बनाया। तो इस जो 90 डिग्री का एंगल बनाता है उस एंगल को हम बोलते हैं क्रिटिकल एंगल। एट 90 डिग्री एंगल, ओके, उसको बोलते हैं हम क्रिटिकल एंगल। और इसको हम थोड़ा और दूर लेकर गए, ठीक है, और दूर लेकर गए तो इसने और क्रॉस कर दिया इसको, तो ये वापस डेंस मीडियम में आ गया। तो इस एंगल को हम क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्शन है, तो हम क्या बोलेंगे? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, TRI। क्या बोलेंगे? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अब इसका कहाँ यूज़ होता है? हम इस पिक्चर में भी देख सकते हैं, ठीक है, जितना रिफ्लेक्ट होगा अलग अलग रिफ्लेक्ट होगा। अब इसका हम एंगल को कहाँ देखते हैं? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है ऑप्टिकल फाइबर में। ऑप्टिकल फाइबर टेलीकम्युनिकेशन में यूज़ किया जाता है आजकल। केबल में कॉपर वायर की जगह पर ऑप्टिकल फाइबर यूज़ किया जाता है। इसका क्या फ़ायदा होता है? एक तो ये लाइट एनर्जी यूज़ करता है, कम एनर्जी, लेस एनर्जी को यूज़ करता है। कितने भी स्टॉर्म वगैरह आ जाते हैं तो इससे क्या होता है? केबल इफेक्ट नहीं होता। टेलीकम्युनिकेशन की पावर अच्छी रहती है। ओके, दूसरा हम बाइनोकुलर में यूज़ करते हैं। और फिर जैसे सनरेज निकलती हैं, अलग अलग सनरेज निकलती है, तो उसमें भी क्या है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का फिनोमिना हम आगे भी पढ़ेंगे रेनबो फॉर्मेशन में, कि रेनबो कैसे बनता है, वो हम आगे पढ़ेंगे। अब हम पहले देखते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट। स्कैटरिंग ऑफ लाइट का क्या मतलब है? जैसे कि सन, ओके, ये पानी की बूंदें, ठीक है, ये पानी की बूंदें, जैसे ही सनरेज पानी की बूंद से टकराएगी तो क्या होगा? ये स्कैटर हो जाएगी अलग अलग,
जैसे ही सनरेज पानी की बूंद से टकराएगी तो स्कैटर हो जाएगी। तो इसे कहते हैं वाइट लाइट इज स्कैटर इन ऑल डायरेक्शन। जब वाइट लाइट स्कैटर्ड होगी तो ये अलग अलग कलर्स निकालेगा, क्योंकि वाइट लाइट में 7 कलर्स होते हैं, हमें पता है। ठीक है, इसके बारे में पढ़ेंगे हम आगे। ये है स्कैटरिंग ऑफ लाइट। डिस्पर्सन ऑफ लाइट। अब डिस्पर्सन ऑफ लाइट के लिए इसकी हमें एक चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, प्रिज्म की ज़रूरत पड़ेगी। किसकी चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी? एक प्रिज्म की ज़रूरत पड़ेगी। अगर इससे हम वाइट लाइट को ट्रांसफ़र करते हैं, एक वाइट लाइट को ट्रांसफ़र करते हैं, ये वाइट लाइट जैसे ही जाएगी तो ये क्या होगा? अलग अलग रिफ्लेक्ट हो जाएगी। जैसे ही वाइट लाइट आएगी तो ये क्या होगा? रिफ्लेक्ट होगी। ठीक है, रिफ्लेक्ट होगी। इसमें जितनी भी रेस निकलेंगी, कुछ रेस तो बैंड करेंगी ज़्यादा, कुछ कम बैंड करेंगी। जैसे कि ये रेस ज़्यादा बैंड किया है, और ये रेस कम बैंड किया है। ठीक है, कौन सी रेस कम बैंड करेगी? रेड वाली। ठीक है, और कौन सी रेस कौन सी रेस ज़्यादा बैंड करेगी? वॉयलेट। ठीक है, विबग्योर बनता है ना वॉयलेट। तो ये डिपेंड करता है कि कौन सी रेस ज़्यादा बैंड करती है, कौन सी रेस कम बैंड करती है। डिपेंड करता है डिपेंडिंग ऑन द वेवलेंथ। अब वेवलेंथ क्या है? वेवलेंथ क्या हुआ? 1/λ। ठीक है, जो रेस निकलती है वो क्या है? इसके प्रोपोर्शनल होती है लैम्डा के। लैम्डा क्या है? वेवलेंथ। अब इसमें वेवलेंथ किसकी ज़्यादा है? रेड की ज़्यादा है या वॉयलेट की ज़्यादा है? रेड की ज़्यादा है या वॉयलेट की ज़्यादा है? वेवलेंथ ज़्यादा है। वेवलेंथ अपोजिट होती है हमेशा। अगर वेवलेंथ ज़्यादा है तो बैंडिंग कम होगी। अगर वेवलेंथ ज़्यादा है तो बैंडिंग कम होगी। बैंडिंग किसकी कम हो रही है? रेड की बैंडिंग कम हो रही है। तो इसका मतलब वेवलेंथ किसकी ज़्यादा है? रेड की। ठीक है, वायलेट की बैंडिंग ज़्यादा है। वायलेट की बैंडिंग ज़्यादा है तो इसका मतलब वेवलेंथ किसकी कम है? वेवलेंथ वायलेट की कम है। वेवलेंथ ठीक है, और लाइट फिनोमिना डिपेंड करता है। ठीक है, जैसे कि अगर वेवलेंथ ज़्यादा है तो रेड की स्कैटरिंग के अपोजिट होती है। अगर स्कैटरिंग ज़्यादा है तो वेवलेंथ कम होगी। स्कैटरिंग किसकी ज़्यादा है? वायलेट की। स्कैटरिंग किसकी ज़्यादा है? वायलेट की, क्योंकि ये ज़्यादा बैंड कर रही है। ठीक है, और वेवलेंथ कम हो। अगर स्कैटरिंग ज़्यादा है तो वेवलेंथ कम है, अगर वेवलेंथ ज़्यादा है तो स्कैटरिंग कम है। ठीक है, जैसे कि हम देख सकते हैं इसमें सनलाइट आती है, प्रिज्म से टकराती है तो कौन सी लाइट ज़्यादा बैंड हो रही है? वायलेट। और कौन सी लाइट सबसे कम बैंड हो रही है? रेड। बैंडिंग मतलब स्कैटरिंग। बैंडिंग मीन्स स्कैटरिंग। अगर स्कैटरिंग ज़्यादा है, किसकी ज़्यादा है स्कैटरिंग? वायलेट की। तो वेवलेंथ क्या हुई? इसकी कम हुई, ज़्यादा हुई? वेवलेंथ कम होगी। ठीक है, ये देख सकते हैं हम इस तरीके से विबग्योर बनता है पूरा। 7 कलर्स में डिवाइड हो जाता है। अब हम पढ़ेंगे रेनबो फॉर्मेशन, वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। रेनबो फॉर्मेशन में क्या है? सन की रेस निकलती है, अभी मैंने बताया था आपकी रेन ड्रॉप से टकराती है। ठीक है, रेन ड्रॉप से टकरा के क्या होगा? वो लाइट क्या होगा? स्कैटर हो जाएगी अलग अलग। स्कैटर हो जाने के बाद क्या होगा? ये वापस मुड़ जाती है। कैसे? ये वापस मुड़ जाती है। ठीक है, और इस तरीके से एक फिनोमेना बनाती है। जैसे ये लाइट जाती है और फिर ये वापस मुड़ जाएगी। ठीक है, इसे कहते हैं रिफ्लेक्शन। ओके, फिर से समझेंगे इसको। जैसे कि
रेन ड्रॉप है, रेन ड्रॉप से टकराया, ये लाइट रेज में अलग अलग चेंज हो गई, ठीक है, ये लाइट वापस टर्न कर जाएगी। और वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, यहाँ जो पर्सन है, यहाँ अगर पर्सन है, अगर ईस्ट में सन है, अगर ईस्ट डायरेक्शन में सन है, ठीक है, तो ईस्ट डायरेक्शन में ही पर्सन रेनबो को देख सकता है। इस डायरेक्शन से ही पर्सन रेनबो को देख सकता है। जैसे सनरेज़ यहाँ से निकलती है, जैसे सनरेज़ यहाँ से निकलती है तो पर्सन भी यही है, ठीक है। अगर पर्सन यहाँ हुआ, अगर पर्सन वेस्ट में होता है तो क्या उसको दिखाई देगा फिनोमिना? तो क्या उसको फिनोमिना दिखाई देगा ये? अगर वो अपोजिट डायरेक्शन में होगा, अगर सन के सामने होगा पर्सन, तो क्या उसको फिनोमिना दिखाई देगा? उसको फिनोमिना ये दिखाई नहीं देगा। उसको कैसी लाइट दिखाई देगी? वाइट लाइट दिखाई देगी, ठीक है। कैसी दिखाई देगी? लाइट देगी, वाइट लाइट दिखाई देगी। अब हम कुछ रीजंस पढ़ेंगे। एनी हेवनली बॉडी अपीयर स्लाइटली रेज। आपको पता है कुछ भी चीज़ होती है, जैसे कोई भी हेवनली बॉडी है, कोई भी हेवनली बॉडी या कोई भी, अगर पानी में जैसे मछलियाँ होती हैं, मछलियाँ पानी में है, जैसे यहाँ पर है, ठीक है, ये है इसकी एक्चुअल पोजीशन जहाँ पर मछली है, लेकिन हमें कहाँ दिखाई देती है? वो थोड़ी सी ऊपर दिखाई देती है पानी से, वो थोड़ी सी ऊपर दिखाई देती है अपनी एक्चुअल पोजीशन से। मतलब एनी हेवनली बॉडी या कोई भी बॉडी अपीयर स्लाइटली रेज इन डेंस मीडियम, ठीक है। जो मीडियम डेंस होता है उसमें कोई भी बॉडी होती है तो वो अपनी एक्चुअल पोजीशन से ऊपर दिखाई देती है। वो क्यों दिखाई देती है? जैसे स्टार है, स्टार की पोजीशन अपनी पोजीशन से ऊपर दिखाई देगी। वो क्यों दिखाई देगी? वो हम पढ़ेंगे क्यों दिखाई देगी। वो हम देख सकते हैं, जैसे कि ये अर्थ है, ओके, और ये अर्थ का एटमॉस्फेयर है, ओके, ये अर्थ एटमॉस्फेयर है, ये स्टार है, और ये एक्सटेंडेड सोर्स। स्टार पॉइंट ऑफ लाइट है। लाइट कहाँ से आती है? एक्चुअली स्टार से आती है। स्टार हमें बहुत छोटे दिखाई देते हैं क्योंकि ये बहुत दूर होते हैं। स्टार तो सन से भी बड़े होते हैं, लेकिन ये हमें बहुत छोटे दिखाई देते हैं क्योंकि ये बहुत दूर होते हैं। स्टार क्या करता है? सन को लाइट देता है, और सन क्या करेगा? इस लाइट को रिफ्लेक्ट कर देगा अलग अलग, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे, हम पढ़ रहे थे कि एनी हेवनली बॉडी अपीयर स्लाइटली रेज। कोई भी बॉडी अपनी जगह से ऊपर क्यों दिखाई देती है? हम देख सकते हैं ये अर्थ है और ये अर्थ का एटमॉस्फेयर है, ठीक है। जैसे ही लाइट आएगी, लाइट कहाँ से आती है? स्टार से आएगी, स्टार या सन से आएगी। सन क्या करेगा? उसके ये क्या है? हॉरिजन पॉइंट है, जहाँ से एक्चुअली लाइट जाएगी। ये रिफ्लेक्ट, ये क्या करेगी? रिफ्रैक्ट होगी। दिस इज रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन, दिस इज रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन की वजह से जो फिनोमिना दिखाई देगा वो अपनी एक्चुअल पोजीशन से ऊपर दिखाई देगा। क्या दिखाई देगा? वो अपनी एक्चुअल पोजीशन से ऊपर दिखेगा। सपोज ये लाइट आती है, ये क्या है? हॉरिजन पॉइंट, ठीक है। रिफ्रैक्शन की वजह से जो फिनोमिना दिखाई देगा वो क्या दिखाई देगा? वो ऊपर दिखाई देगा। किसकी वजह से हुआ ये? ड्यू टू द रिफ्रैक्शन, ड्यू टू द रिफ्रैक्शन की वजह से। अब एक पॉइंट है, 2 मिनट्स अर्ली सनराइज, 2 मिनट लेट सनराइज। हमेशा 2 मिनट पहले सनराइज दिखाई देता है और 2 मिनट बाद सनसेट होता है अपने एक्चुअल टाइम से, ठीक है। वो क्यों हमें ऐसा लगता है? वो क्यों हमें ऐसा अपीयर्ड होता है? बिकॉज ऑफ दिस। किस वजह से होता है? कि हम देख सकते हैं ये अर्थ है, ये अर्थ का एटमॉस्फेयर है और ये ऑब्जर्वर है, यानी कि हम है, ठीक है। सनलाइट एक्चुअल पोजीशन क्या है? ये एक्चुअल पोजीशन से जो रेज निकलती है उसे हम कहते हैं हॉरिजन पॉइंट। ये हॉरिजन पॉइंट है। जब ये सन रेज रिफ्रैक्ट होती है भाई, जब ये एक्चुअल पोजीशन है, जब ये सन रेज रिफ्रैक्ट होगी, रिफ्रैक्ट होने से कहाँ जाएगी? ये अबव पॉइंट बनाएगी, ओके, अबव बनाएगी पॉइंट। तो ये क्या है? अपीयरेंट पोजीशन ऑफ द सन, ओके। इस वजह से देखो एक्चुअल पोजीशन कहाँ है सन की? हेयर बिलो, बट अपीयरेंट पोजीशन क्या है? जस्ट अबव। किस वजह से होता है? ड्यू टू द रिफ्रैक्शन, ड्यू टू द रिफ्रैक्शन। अब हम देख रहे हैं कि वाई स्टार ट्विंकलिंग। स्टार हमें ट्विंकलिंग क्यों लगते हैं?
कि स्टार बार बार ब्लिंक करते हैं ना, कि बार बार उसकी लाइट दिखाई देती है, बार बार नहीं दिखाई देती, तो वो किस वजह से होता है? किस वजह से होता है? ये अर्थ है, वही ये अर्थ का एटमॉस्फेयर है, ठीक है, और ये सन है, वो सॉरी ये स्टार है और ये सन है, ठीक है। जैसे ही लाइट आएगी, ये क्या है, हॉरिजन पॉइंट, ये अपनी पोजीशन से रिफ्रैक्ट कर जाएगी, ये अपनी पोजीशन से रिफ्रैक्ट कर जाएगी। पोजीशन से रिफ्रैक्ट करने पर क्या होगा, ये एक्सटेंडेड सोर्स आएगा, इस लाइट को अलग अलग पॉइंट पे रिफ्रैक्ट करेगा, अलग अलग पॉइंट पे रिफ्रैक्ट करेगा, ओके। क्योंकि एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर पर एयर का प्रेशर ज़्यादा है और ग्रेविटी भी बढ़ती है। जब कोई चीज़ ऊपर से नीचे आती है तो ग्रेविटी भी बढ़ती है, ठीक है। एटमॉस्फेयर का प्रेशर ज़्यादा होने की वजह से तो ये क्या करेगा कि इस लाइट को ब्लिंक करेगा, इस लाइट को कभी अपीयर करेगा, कभी डिसअपीयर करेगा, जिसकी वजह से क्या हमें क्या लगता है कि ट्विंकलिंग ऑफ द स्टार्स। थैंक यू।